हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत दहन और ज्वाला का टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक आपके सिलेबस का अंतिम टॉपिक ही रहेगा। और ये संपूर्ण नोट्स है वो एनसीईआरटी बुकों से बनाए गए हैं, वो भी कक्षा 6 से 8 तक के। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक। यदि आपको इन नोट्सों की PDF प्राप्त करनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए PDF किस प्रकार से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो दहन और ज्वाला। रासायनिक प्रक्रम चीज में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य या गैस भी हो सकता है। जैसे देखो, मैग्नीशियम व काष्ठ जब जलता है तो इसमें मैग्नीशियम व काष्ठ दोनों ही दाह्य पदार्थ हैं। दहन यानी कि जलने के लिए वायु आवश्यक है, यानी कि वायु के बिना वो जलना संभव ही नहीं है। काष्ठ, कोयला वायु में जलकर के CO2 ऊष्मा और प्रकाश देता है। जब लकड़ी कोयला जलता है तो वे जलकर के CO2 देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश भी देता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक के अभिकिरणों द्वारा उत्पन्न होता है। जो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश है ना, वो नाभिक के अभिकिरणों द्वारा उत्पन्न होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। देखो कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता है जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जैसे कि कागज़ के कप में पानी गर्म करना। कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा है वो चालन द्वारा जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कागज़ वो जलता नहीं है। यानी कि जो कप में पानी गर्म करते हैं तो वे जब कप को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा वो सीधे ही चालन द्वारा पानी में चली जाती है, वो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन कप नहीं जलता है क्योंकि वो ताप है वो कप के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए कप नहीं जलता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिसका ज्वलन ताप कम होता है और वे आसानी से जल जाते हैं वे कहलाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे देखो, पेट्रोल है, एल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG है, ठीक है। इनका ताप होता है कम और इसलिए आसानी से जल जाते हैं। अब देखो भाई, दहन के प्रकार। तीव्र दहन, जो पदार्थ तेजी से जलता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वह तीव्र दहन कहलाता है। जैसे देखो, फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। इसी प्रकार देखो, श्वेत दहन, वह पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वह श्वेत दहन कहलाता है। यानी कि अचानक श्वेत जल उठता है वो कहलाता है श्वेत दहन। जैसे देखो, कोयले की खानों में कोयले की धूल श्वेत दहन होना, अधिक गर्म के कारण जंगल की सूखी घास का श्वेत जलना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब जंगल की सूखी घास है वो बिल्कुल अचानक जल जाती है। या कभी आकाश से बिजली गिरने से भी जंगल की वो सूखी घास जल जाती है, तो वह कहलाता है श्वेत दहन। अब देखो, विस्फोट, इस दहन में ऊष्मा और प्रकाश ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है तथा बड़ी मात्रा में गैस निकलती है और विस्फोट कहलाता है। अब देखो, ज्वाला की संरचना के दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन या आंतरिक क्षेत्र। अब देखो, मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, यानी ये मोमबत्ती और ये मोमबत्ती हम लोग जल रही है, ठीक है। यानी कि ये देखो, सबसे नीचे वो सबसे कम गर्म भाग है, यानी कि ये ज्योतिहीन आंतरिक भाग है जो कि काली ज्वाला के साथ जलता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि काला ज्वाला के साथ जलता है। इसके बाद ये मध्य वाला भाग है जो कि दीप्त क्षेत्र कहलाता है और ये मध्यम गर्म भाग है, ठीक है। और ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, यानी ये पीली है वो पीली ज्वाला के साथ ही जलता है मध्य भाग। और ये सबसे ऊपर भाग है वो सबसे अधिक गर्म भाग होता है और ये कहलाता है अदीप्त क्षेत्र। और ये है वो नीली ज्वाला के साथ जलता है और ये सोने और चांदी को पिघलाने हेतु नीली ज्वाला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्वाला के ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र 3 प्रकार होते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र सबसे कम गर्म भाग होता है और ये मध्यम गर्म भाग होता है, ये सबसे अधिक गर्म भाग होता है। अब देखो, आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? जब आग लकड़ी और कागज़ में लगी हो तो पानी से बुझाया जा सकता है। यानी कि जब एक आग लकड़ी या कागज़ में लगी हो तो उसको पानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन जब आग विद्युत उपकरण में, तेल और पेट्रोल में लगी हो तो पानी से बुझाना संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत पानी में चालन करती है और जिससे करंट लग सकता है, और तेल और पेट्रोल पानी से हल्के होने के कारण पानी के ऊपर तैरते रहते हैं जिससे बुझाना संभव नहीं है।
अतः इस प्रकार की ज्वाला या आग को बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेती है और आगे बुझ जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरा जा सकता है। सिलेंडरों से CO2 को छोड़ने पर यह फैल जाती है और ठंडी हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो यदि आपको पूछ लिया जाता है कि भाई जब लकड़ी में या कागज़ में या किसी मतलब पात्र में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि किसी विद्युत उपकरणों में या पेट्रोल या डीजल या कहीं पर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। CO2 से बुझाने से उन उपकरणों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और आग बुझ जाती है। अब देखो एक अन्य तरीका है जिससे हम CO2 को प्राप्त करके आग बुझा सकते हैं। जैसे देखो कि भाई NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 जिससे रसायनों का आग पर छिड़काव करने से CO2 निकलती है और आग बुझ जाती है। यानी कि ये दो रसायन है, ठीक है। इन रसायनों का छिड़काव करने से CO2 का निर्माण होता है और आग बुझ जाती है। अब देखो कि भाई माचिस से किस प्रकार से आग का निर्माण होता है या माचिस को निर्माण के लिए किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबाया गया चीड़ की लकड़ी के छोटे से टुकड़े का माचिस की तरह उपयोग करते थे, ठीक है ना। पहले माचिस की तरह उपयोग करते थे मिस्र के लोग, ठीक है। आधुनिक समय में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस, शुद्ध गोंद और स्टार्च एक मिलाकर के माचिस तीली पर लगाए जाते थे। यानी इन सभी का एक साथ प्रयोग करके माचिस तीली पर लगाया जाता था। जब इसे खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो श्वेत फास्फोरस जलता था, जो माचिस उद्योग में काम करने वालों के लिए हानिकारक था। यानी जो श्वेत फास्फोरस जलता था तो वे हानिकारक गैसें उत्पन्न करता था, जिससे जो माचिस काम करने वालों के लिए हानिकारक होता था। लेकिन आजकल माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। यानी कि माचिस के सिरे पर रगड़ने वाली सतह पर, यानी जो कागज के सतह उस पर रगड़ के तीली जली जाती है उस सतह पर कांच तथा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। यानी कि जो कम हानिकारक होता है उससे कम प्रदूषणकारी होता है। जब तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पोटेशियम क्लोराइड पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का देन होता है, जो कम हानिकारक या प्रदूषणकारी होता है। इस प्रकार से आग का निर्माण करते हैं। अब देखो ईंधन किसे कहते हैं। ईंधन क्या है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ईंधन कहलाते हैं। ये सभी स्रोत है जो कि ईंधन कहलाते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है या ईंधन है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब देखो आदर्श ईंधन किसे कहते हैं या क्या होता है। जो सस्ता होता है वो आदर्श ईंधन कहलाता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जलने के दौरान प्रदूषणकारी नहीं होता हो, वह कहलाता है आदर्श ईंधन। अर्थात जो जलता है उसके जलने के दौरान वो कम धुआं उत्पन्न करता है या धुआं बिल्कुल उत्पन्न नहीं करता हो, क्योंकि धुएं में कार्बन कण होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अर्थात ये सभी गुण वो आदर्श ईंधन में होते हैं। अब देखो ईंधन की दक्षता 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जलने पर प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। यानी कि 1 kg ईंधन जब जलता है तो जो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कहलाती है ऊष्मीयमान। किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। ईंधन के ऊष्मीयमान की सारणी देखो, यानी यहाँ पर दिए गए ईंधन और यहाँ पर ईंधन का ऊष्मीयमान कितना होता है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखो गोबर के उपले में ईंधन का ऊष्मीयमान होता है 6000 से 8000, लकड़ी का ऊष्मीयमान होता है 17000 से 22000, कोयले का होता है 25000 से 33000, पेट्रोल का ऊष्मीयमान होता है 45000, मिट्टी के तेल का होता है 45000 और डीजल का होता है ऊष्मीयमान 45000। अब देखो कि भाई मेथेन का ऊष्मीयमान होता है 50000 किलो जूल पर केजी, CNG का होता है 50000 और LPG का होता है 55000। यानी कि CNG से अधिक होती है, LPG का ऊष्मीयमान अधिक होता है। इसी प्रकार देखो जैव गैस का मान होता है 35000 से 40000 ऊष्मीयमान होता है। हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है 1,50,000 तक ऊष्मीयमान होता है हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार आपको इस सारणी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार।
अब देखो भाई, हानिकारक ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जिससे दमा यानी श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी कि जब ईंधन पूरा नहीं जलता है तो CO गैस उत्पन्न होती है। और बंद कमरे में कोयला या अंगीठी जलाने पर, कभी कभार बंद कमरा होता है उसमें कोयला या अंगीठी जलाने पर CO उत्पन्न होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इतनी खतरनाक गैस होती है। अधिकांश ईंधनों के जलने से वातावरण में CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, जिससे विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे दूरों का बर्फ पिघल जाता है और जलाशयों में, महासागरों में जल की वृद्धि हो जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। कोयला और डीजल के दहन से SO2 गैस निकलती है जो हानिकारक है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेट्रोल के इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी हानिकारक होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे भवनों, मृदा और फसलों को नुकसान होता है। किससे? अम्लीय वर्षा से। आजकल कोयला और पेट्रोल के स्थान पर CNG का उपयोग किया जाता है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अल्प मात्रा में उत्पन्न करती है, जो कम हानिकारक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन किया। ठीक है ना। और दहन यानी कि दहन किसे कहते हैं, ज्वाला किसे कहते हैं, और ज्वलन ताप किसे कहते हैं, दहन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और ज्वाला, जो ज्वाला के मतलब दीप क्षेत्र है और आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन किया। ये है मोमबत्ती का डायग्राम। इसके बाद पर हमने दीप तो दीप क्षेत्र समझे थे, और आग पर नियंत्रण हो किस प्रकार से कर सकते हैं, और माचिस के निर्माण में किन किन रसायनों का प्रयोग होता है, ईंधन के ऊष्मामान की सारणी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका लगभग 36 या 37 वीडियो में आपका CTET का सिलेबस है वो साइंस का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप इन वीडियो को सीरीज वाइज देख करके अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट बनाकर उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और जिससे आपकी तैयारी वो अच्छी तरह से हो जाएगी। संपूर्ण नोट्स है वो NCERT बुकों से ही बनाए गए हैं। ठीक है, इन नोट्सों के बाद में PYQ टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी। जितने भी CTET के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको हल भी टॉपिक वाइज हल कराए जाएंगे। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।